हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रस्तावना, उसका पार्ट नंबर 5। ऑलरेडी इसके ऊपर 4 पार्ट्स मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। कई सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने उन 4 पार्ट्स के अंदर आपके लिए कवर करवा दिए। आज की क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 5। और पार्ट नंबर 5 के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ जो एग्जाम में कई बार आ जाता है। और टॉपिक का नाम रहेगा हमारा व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करें। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर क्या अंतर होता है। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि जो हमारा अर्थशास्त्र है ना, उसकी 2 शाखाएं हैं। शाखाएं बोले तो मतलब कि उसकी 2 ब्रांचेज है। इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेज हैं, अर्थशास्त्र की 2 ब्रांचेज हैं। ठीक है, जो पहला है उसको हम लोग कहते हैं व्यष्टि और दूसरा जो है उसे हम लोग कहते हैं समष्टि। तो व्यष्टि का मतलब होता है एक तरीके से छोटा, जिसे हम लोग सूक्ष्म कहते हैं, और समष्टि का मतलब होता है एक तरीके से बड़ा। देखो, आपको समझना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर मतलब कि हमारे देश के अंदर 2 तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। एक प्रॉब्लम्स जो बहुत ही छोटे लेवल की प्रॉब्लम्स होती है और एक प्रॉब्लम्स जो बहुत बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स होती है। तो हमारे देश के अंदर मतलब कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर आने वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर निपटा लेते हैं। ठीक है, और बाकी कोई ऐसी समस्या है जो हमारे देश को बहुत बड़े लेवल पे इफेक्ट कर रही है या कोई बहुत बड़ी समस्या है, तो हम उसे अर्थशास्त्र के अंदर बोले तो अपने देश के अंदर समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर उसका निवारण करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि यार सिर्फ मैं बेरोजगार हो गया, मतलब कि सिर्फ मैं बेरोजगार हो गया तो मेरी बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। ठीक है, या मैं बोलता हूं कि मेरे फादर की जॉब चली गई तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। ठीक है, ये एक समष्टि यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मेरे देश के अंदर लगभग 10% लोग बेरोजगार हो गए तो ये एक बहुत बड़ी बात है, यानी एक समष्टि अर्थशास्त्र का मुद्दा है। मैं बोलता हूं कि किसी एक चीज का प्राइस बढ़ गया या किसी एक जगह पर किसी एक स्टेट पर किसी चीज का छोटी मोटी चीज का प्राइस बढ़ गया तो वो क्या है, वो एक व्यष्टि अर्थशास्त्र है। लेकिन कोई ऐसी चीज है जिसका प्राइस पूरे देश के अंदर बढ़ गया या फिर सारी चीजों का पूरे देश के अंदर प्राइस बढ़ गया तो वो एक तरीके से समष्टि अर्थशास्त्र है। या कोई भी ऐसी चीज जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था यानी पूरे देश को बहुत बड़े लेवल पे इफेक्ट कर देता है, वो एक समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पेट्रोल की कीमत बढ़ना। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है ना, तो पेट्रोल अकेले अपनी कीमत नहीं बढ़ाता, बल्कि खाने पीने की चीजें महंगी हो जाती है, कपड़े महंगे हो जाता है, आना जाना महंगा हो जाता है। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने से सारी चीजों के ऊपर फर्क पड़ता है। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ना एक समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बात करता है। जबकि कोई छोटी मोटी चीज के प्राइस अगर बढ़ जाते हैं, खाने पीने की छोटी मोटी किसी एक चीज का प्राइस बढ़ गया तो लोगों को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो वो एक व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुद्दा है। आप अपने आसपास की जितनी चीजें हैं उन्हें हम व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर क्लासिफाई करते हैं। जनरली हम हमारे देश में जो मुद्राएं चलती है, जैसे हमारे देश में भी 2000 रुपये का जो नोट है वो रिसेंट में अभी सरकार ने विड्रॉल करा। ठीक है, अब वो लीगल टेंडर नहीं रहा। तो 2000 रुपये का जो नोट था ना, वो पूरे देश के अंदर चलता था। मतलब इंडिया में दिल्ली के अंदर भी चल रहा है, महाराष्ट्र में भी चल रहा है, गुजरात में भी चल रहा है। तो 2000 का नोट हर जगह चल रहा है। तो 2000 का जो नोट है यानी कि जो गवर्नमेंट लीगल टेंडर चलाती है, वो मुद्रा से जुड़ी जो समस्याएं होती है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आती है, क्योंकि वो बड़ी समस्या है। जैसे मेरी मांग सिर्फ व्यष्टि अर्थशास्त्र है, लेकिन पूरे देश की मांग यहाँ पर आ जाती है। सिर्फ मेरी इनकम व्यष्टि में आ जाती है, लेकिन पूरे देश की इनकम किस में आ जाती है, समष्टि। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्यष्टि और समष्टि में क्या अंतर है। हालांकि व्यष्टि अर्थशास्त्र को हमें 11th क्लास में समझाया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र को अब हमें 12th क्लास के अंदर बताया जाता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं हैं, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि में छोटी छोटी बातों का अध्ययन करते हैं और समष्टि में हम बड़ी बड़ी बातों का अध्ययन करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पर समष्टि लिख दिया, वैसे यहाँ पर व्यष्टि लिखना था, थोड़ा सा गलत लिख दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम समझने वाले व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ बताया जा रहा है। आर्थिक सिद्धांत का वह हिस्सा है, यानी कि अर्थशास्त्र का वह हिस्सा है जिसके अंदर अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है, जिसमें आपको एक वर्ड याद रखना है, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र पे चलते हैं तो इसका अर्थ क्या बोलता है, आर्थिक सिद्धांत यानी कि अर्थशास्त्र को बोल देते हैं
आर्थिक सिद्धांत का वह हिस्सा है जहां पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समग्र के व्यवहार का अध्ययन कराता है। यानी कि कोई भी ऐसी समस्या जो पूरे देश से जुड़ी हुई है, उस समस्या का अध्ययन अपन किसके अंदर करते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, यानी कि व्यापक अर्थशास्त्र के अंदर कहते हैं। नोट बंद होना पूरे देश से जुड़ा हुआ है, बेरोजगारी पूरे देश से जुड़ा हुआ है, चीजों के रेट बढ़ना पूरे देश से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें कहां पर पढ़ी जाती हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। ठीक है, तो इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, वहां पर व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो एक एक डेफिनेशन दोनों की समझ में आ गया होगा। उपकरण, उपकरण का मतलब क्या होता है? देखो, जब हम व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं ना, तो हमें कुछ टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जिनकी मदद से हम व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को समझते हैं। तो पता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मांग और पूर्ति का इस्तेमाल करते हैं। अभी आप बात आपको आगे चलेगा, जब व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ोगे तो मांग चैप्टर भी पढ़ोगे, पूर्ति चैप्टर भी पढ़ोगे, बाजार पढ़ोगे, तो वहां पर भी मांग और पूर्ति, मतलब यहाँ पर मांग और पूर्ति यही बातें होती रहती हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो उपकरण होगा इसका नाम होगा समग्र मांग। समग्र का मतलब होता है इकट्ठा, एग्रीगेट, है ना, यानी कि पूरे देश की आप बोल सकते हो। इकट्ठी मांग और इकट्ठा पूर्ति, यानी कि इसमें पूरी एक साथ जोड़कर सबकी मांग और सबकी पूर्ति से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र बड़ा है। अब इसके आ जाते हैं अन्य नाम। पता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक अन्य नाम भी है, इसे हम लोग कीमत सिद्धांत कहते हैं। कीमत सिद्धांत क्यों? क्योंकि जब आप व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ोगे ना, तो हर चैप्टर में आपको कीमत 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 नजर आएगा। जैसे आप मांग वाला चैप्टर पढ़ते हो तो मांग और कीमत, पूर्ति वाला चैप्टर पढ़ते हो कीमत और मांग, उत्पादन फलन पढ़ोगे, उत्पादन क्या नाम, उत्पादक संतुलन पढ़ोगे, या उपभोक्ता संतुलन पढ़ोगे, बाजार पढ़ोगे। हर चैप्टर में आपको कीमत 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 वर्ड इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कीमत सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जो है उसका अन्य नाम क्या है? इसे आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि बहुत बड़े लेवल से जुड़ा होता है। इसके अंदर हम पूरे देश की एनालिसिस करते हैं, मतलब कि पूरे देश में जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी एनालिसिस करते हैं, ताकि हमारे देश में लोगों का आय और रोजगार सुरक्षित रहे, आय लोगों की बनती रहे और रोजगार सही चलता रहे। इसलिए इसका हमने नाम रख दिया आय तथा रोजगार। आप जब इस बुक को पढ़ोगे ना 12th में, तो देखोगे आय और रोजगार के ऊपर तो पूरा एक चैप्टर भी है। फिर हम राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, तो आप देखोगे वहां पर सारी चीजें आय तथा रोजगार से जुड़े हुए बातें की जा रही हैं। ठीक है, तो आपको 3 डिफरेंस समझ में आ गया होगा व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। अब हम अगला डिफरेंस समझ लेते हैं। अगले में कह रहा है कि उदाहरण, इसका उदाहरण क्या? व्यक्तिगत आय, तो उसका आ जाएगा भाई इकट्ठा, मतलब क्या आप लोग बोल दोगे? समग्र आय, है ना। इसका व्यक्तिगत उत्पादक आ जाता है, ये सारे, तो ये बोल सकते हो आप लोग। इसका एग्जाम्पल आप लोग क्या दे सकते हो? जैसे कि राष्ट्रीय आय हो जाएगा, है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय उत्पादन, यानी कि पूरे देश की आय और पूरे देश का उत्पादन, और वहां पर क्या था? व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत उत्पादन। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एक वस्तु उत्पादन के साधन की कीमत का निर्धारण करना। ये बात अभी आपको वैसे कम समझ में आएगी। पता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि किसी भी सामान को बनाने में 4 चीजों का इस्तेमाल होता है। एक होती है भूमि, एक होता है श्रम, एक होता है पूंजी, ठीक है, और एक होता है हमारा उद्यम। ठीक है, तो भूमि के बदले हमें ना किराया देना पड़ता है, किराया। श्रम के बदले हमें मजदूरी देनी पड़ती है, ठीक है, और पूंजी के बदले हमें ब्याज देना पड़ता है, और उद्यम को हमें क्या देना पड़ता है? लाभ। अब सिंपल ऐसे समझो कि देखो, जब भी हम कोई सामान बनाते हैं ना, अभी ये सारी बातें आगे की है, आगे वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, उत्पादन फलन एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे। तो देखो, जब भी हम किसी सामान को बनाते हैं ना, तो वहां पे 4 चीजों का इस्तेमाल होता है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। तो भूमि के बदले कितना किराया देना है, श्रम के बदले कितनी मजदूरी देनी है, पूंजी के बदले कितना ब्याज, और उद्यम के बदले कितना लाभ देना है। ये सारी चीजें हमें पता लगाने में मदद करता है कौन? व्यष्टि अर्थशास्त्र। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की मदद से ही हम उत्पादन के साधनों की कितनी कीमत बनेगी उसका हम निर्धारण कर पाते हैं। तो बस अभी इतनी बात आपको याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी तरफ इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि क्या अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का स्तर सही चल रहा है या नहीं चल रहा। आय और रोजगार का सही निर्धारण कहां पर होना चाहिए, मतलब कि हमारे देश में लोगों की इनकम कितनी होनी चाहिए, महंगाई वगैरह के हिसाब से लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो इस चीज की जो एनालिसिस है ना, वो हम समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास के अंदर
मैंने आपको समझाया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या डिफरेंस होता है, और दोनों में मैंने यहाँ पर पांच डिफरेंस बताए हैं, ठीक है। 5 डिफरेंस मैंने आपको, 5 बातें समष्टि अर्थशास्त्र में बताई है और 5 बातें मैंने आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र में बताई है। अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब एक तरफ व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी तरफ समष्टि अर्थशास्त्र, आपको पूरे नंबर एग्जाम के अंदर मिल जाता है। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर इतना ही, जहां पर हमने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर समझा। अगली क्लास के अंदर एक और नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे।